दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब इंसान मृत्यु को मात दे सके? या ऐसा भी हो सकता है कि आज जो लोग मर चुके हैं उन्हें भविष्य में दोबारा से जीवित किया जा सके? यह सुनने में भले ही एक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगे, लेकिन आज एक अमेरिकन कंपनी ऐसा दावा कर रही है। और वह कंपनी न केवल जिंदा लोगों को अमर बनाने की बात कर रही है, बल्कि वह ऐसे लोगों को भी भविष्य में जीवित करने की बात कर रही है जो अभी मर चुके हैं। जी हां, चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सच है। इस कंपनी का नाम है क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट और अब तक यह कंपनी 500 से अधिक लोगों की पूरी बॉडी और 200 से अधिक दिमाग को भविष्य में फिर से जिंदा करने के लिए फ्रीज कर चुकी है। इतना ही नहीं, 500 से ज्यादा लोग पहले से ही इसके नाइट्रोजन भरित लिक्विड चैम्बर्स में फ्रीज होने के लिए लाइन में खड़े हैं। और सोचने वाली बात यह है कि इस पर केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग भी भरोसा कर रहे हैं, जैसे सैम ऑल्टमैन और जेफ बेजोस, जिन्होंने इस तकनीक में इतना विश्वास जताया कि अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार इस तकनीक के दावों के पीछे सॉलिड साइंस है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी और इस टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि क्रायोनिक्स कैसे काम करता है और क्या यह वाकई हमें भविष्य में अमर बना सकता है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या दुनिया के सबसे अमीर लोग वाकई इस टेक्नोलॉजी से दोबारा जिंदा हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। मैं हूं यूसुफ और आप देख रहे हैं एजुकेट यूसुफ। अगर आप भविष्य और साइंस की ऐसी रोचक कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्रायोनिक्स की यह दिलचस्प कहानी। तो दोस्तों, क्रायोनिक्स की कहानी की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के 9 साल बाद, यानी 1954 में, जब पहली बार डॉक्टर्स ने मानव स्पर्म को फ्रीज करने का एक टेस्ट किया। यह टेस्ट सफल रहा क्योंकि बाद में इन स्पर्म को अलग अलग महिलाओं में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित भी किया गया। उस समय इस प्रक्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन नाम दिया गया, जो एक नई खोज थी। लेकिन उस समय किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इस तकनीक को इंसान की पूरी बॉडी पर भी अप्लाई किया जा सकता है। बस एक आदमी ऐसा था जिसने इस बारे में सोचा, रॉबर्ट एटिंगर। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट एटिंगर ने 1962 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी। इस किताब में उन्होंने क्रायो प्रिजर्वेशन को एक नया आयाम दिया और पूरे मानव शरीर को फ्रीज करके भविष्य में उसे दोबारा जीवित करने की संभावना की बात की। उन्होंने इसे क्रायोनिक्स नाम दिया। इस बुक के पब्लिश होने के बाद कई वैज्ञानिक संस्थानों ने इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। फिर 1966 में पहली बार एक महिला की बॉडी पर क्रायोनिक्स का प्रयोग किया गया, लेकिन यह बस एक शुरुआत थी। इसके बाद क्रायोनिक्स के कॉन्सेप्ट को प्राइवेट कंपनियों ने व्यावसायिक रूप से अपनाना शुरू कर दिया। 2 मुख्य खिलाड़ी क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी में सामने आए। पहला एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन और दूसरा क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट, जिसे खुद रॉबर्ट एटिंगर ने 1976 में स्थापित किया था। आज ये दोनों ही कंपनियां इस क्षेत्र में सबसे बड़े नाम हैं। इन्होंने मिलकर अब तक लगभग 500 से ज्यादा लोगों की बॉडीज को फ्रीज किया है, जिनमें से 100 से ज्यादा केवल दिमाग ही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या है इस प्रोसेस में जो दुनिया के सबसे अमीर लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्रायोनिक्स काम कैसे करता है। किसी भी इंसान के मरने के बाद उसके पूरे शरीर या केवल दिमाग को लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, इस प्रोसेस में कौन कौन से साइंटिफिक चैलेंजेस आते हैं? तो देखो, जब हम किसी छोटे स्पेसिमेन जैसे कि स्पर्म, एम्ब्रायो या किसी छोटे अंग को फ्रीज करते हैं तो यह अपेक्षाकृत आसान होता है। हमें बस उन्हें डैमेज किए बिना फ्रीज करना होता है ताकि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। लेकिन जब बात आती है पूरे मानव शरीर को फ्रीज करने की, तो चुनौती बहुत बढ़ जाती है। और इस चुनौती की मुख्य वजह है हमारी बॉडी में मौजूद पानी।
ह्यूमन बॉडी का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना होता है। पानी की एक खासियत होती है कि जब इसे फ्रीज किया जाता है तो इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, जिससे पानी की मात्रा बढ़ती है, यानी कि वह फैलता है। साधारण भाषा में कहें तो अगर हम पूरी बॉडी को फ्रीज करने की कोशिश करें तो पानी के ये क्रिस्टल्स हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज को तोड़ देंगे। इससे हमारी बॉडी के अंग और ब्रेन इतने डैमेज हो जाएंगे कि भविष्य में उनका रिवाइवल नामुमकिन हो जाएगा। तो इस समस्या को हल करने के लिए क्रायोनिक्स कंपनियों ने एक समाधान खोज निकाला है। ये कंपनियां क्रायोप्रोटेक्टेंट्स नामक विशेष रसायनों का उपयोग करती हैं, जो पानी को जमने से रोकते हैं। इन्हें शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि पानी की जगह क्रायोप्रोटेक्टेंट भरा जा सके, जिससे फ्रीजिंग के दौरान कोई क्रिस्टलाइजेशन न हो और शरीर के सेल्स सुरक्षित रहें। इस प्रोसेस को विट्रिफिकेशन कहा जाता है, जहां शरीर या ब्रेन को धीरे धीरे -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, जिससे पानी बर्फ की बजाय एक ग्लास जैसी स्थिति में बदल जाता है। इस तकनीक का लक्ष्य है कि भविष्य में जब टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो जाए कि हम शरीर के छोटे से छोटे सेल्स को भी ठीक कर सकें, तो इस फ्रीज की गई बॉडी या ब्रेन को दोबारा जीवित किया जा सके। यही वजह है कि क्रायोनिक्स कंपनियां दावा करती हैं कि उनके पास भविष्य में आपको जीवित करने की तकनीक जरूर होगी, लेकिन यह प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई यह संभव है, और अगर हां, तो क्यों इसे आज की मेडिकल साइंस मान्यता नहीं देती? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने क्रायोनिक्स का इतिहास और इसका साइंटिफिक प्रोसेस समझा, लेकिन इस तकनीक के सफल होने में अभी भी कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इंफॉर्मेशन थियोरेटिक डेथ का कॉन्सेप्ट। इंफॉर्मेशन थियोरेटिक डेथ का मतलब है कि अगर ब्रेन को इस हद तक डैमेज कर दिया जाए कि उसमें मौजूद सभी सूचनाएं, यादें और व्यक्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएं, तो उसे कभी भी दोबारा नहीं लौटाया जा सकता। ऐसे में क्रायोनिक्स का मतलब तभी तक है जब तक शरीर और ब्रेन की सूचनाएं, इंफॉर्मेशन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई हों। यह भी एक बड़ी समस्या है कि आज की क्रायोनिक्स तकनीक में कितनी भी सावधानी बरतने पर भी शरीर और ब्रेन के टिश्यूज धीरे धीरे डिटीरियोरेट होने लगते हैं। इसके अलावा क्या इतने सालों बाद फ्रीज की गई बॉडी को दोबारा जीवित करना संभव होगा? क्या वो व्यक्ति पहले जैसा ही होगा? उसकी यादें, व्यक्तित्व और सोचने की क्षमता क्या पहले जैसी ही रहेगी? इस पर कई वैज्ञानिक और डॉक्टर संदेह व्यक्त करते हैं। एम्स के डॉक्टर राजकोट जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक क्रायोनिक्स के किसी भी केस में यह साबित नहीं हो सका है कि शरीर को इतने लंबे समय तक फ्रीज करके रखने के बाद भी उसे सही सलामत वापस लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी दिन यह तकनीक सफल भी हो जाती है, तो क्या दोबारा जिंदा हुए लोगों की कानूनी स्थिति क्या होगी? उनकी संपत्ति, पहचान और अधिकार क्या होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह समाज के लिए अच्छा होगा? यानी क्रायोनिक्स की तकनीक जितनी रोचक और महत्वाकांक्षी है, उतनी ही जटिल और चुनौतीपूर्ण भी है। लेकिन फिर भी इसका सबसे बड़ा आकर्षण है अमरता का सपना, जो सदियों से इंसान को प्रेरित करता आया है। तो क्या क्रायोनिक्स वाकई मृत्यु को मात दे पाएगी, या यह सिर्फ एक महंगा सपना बनकर रह जाएगी? चलिए अगले हिस्से में इसी के संभावित परिणामों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्रायोनिक्स का भविष्य क्या है? क्या वाकई आने वाले समय में यह तकनीक मृत्यु को मात देने में सक्षम होगी? तो इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि विज्ञान की दुनिया में क्रायोनिक्स एक बेहद रोमांचक और उभरता हुआ क्षेत्र है। आज क्रायोनिक्स को लेकर सबसे बड़ी बहस यह है कि जब भविष्य की मेडिकल साइंस इतनी उन्नत हो जाएगी कि वह सेलुलर स्तर पर किसी भी क्षति को ठीक कर सके, तब क्या यह फ्रीज की गई बॉडीज को दोबारा जिंदा कर पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो यह इंसान की लंबी उम्र और मृत्यु पर विजय पाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। इसका मतलब यह होगा कि हम भविष्य में किसी की भी मृत्यु को बस पॉज कर सकते हैं, और जब टेक्नोलॉजी तैयार हो, उसे रिज्यूमे कर सकते हैं।
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 50 से 100 सालों में नैनो टेक्नोलॉजी, जैविक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी विकसित हो जाएगी कि हम ब्रेन के प्रत्येक न्यूरॉन और उसमें मौजूद जानकारी को सटीक रूप से रिस्टोर कर सकेंगे। रॉबर्ट एटिंगर जैसे क्रायोनिक्स के समर्थकों का तो यहां तक दावा है कि अगर कोई शरीर आज फ्रीज किया जाता है तो 2100 तक उसे दोबारा जिंदा करना संभव हो सकता है। इस क्षेत्र में अल्कोर और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट जैसी कंपनियां काफी रिसोर्स और पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं। वे क्रायोनिक्स प्रोसेस को और अधिक कुशल बनाने, फ्रीजिंग और संरक्षित करने की नई तकनीकों को विकसित करने और इस प्रक्रिया को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने पर काम कर रही हैं। न्यूरो प्रिजर्वेशन यानी केवल ब्रेन को संरक्षित करना भी क्रायोनिक्स के भविष्य का एक अहम हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में ही हमारी सभी यादें, सूचनाएं और व्यक्तित्व रहते हैं। लेकिन क्रायोनिक्स का भविष्य केवल वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों तक सीमित नहीं है। इस प्रक्रिया को कानूनी, नैतिक और सामाजिक रूप से भी स्वीकार किया जाना चाहिए। अभी ज्यादातर देशों में क्रायोनिक्स को लेकर कोई स्पष्ट कानूनी नियम नहीं है और इसे कई जगहों पर केवल अंतिम संस्कार के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर भविष्य में यह सफल हो जाता है तो सोचिए, यह समाज को, मानव सभ्यता को और जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। शायद हमें जीवन और मृत्यु की परिभाषा ही दोबारा लिखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं क्रायोनिक्स के नैतिक और सामाजिक प्रभावों की। अगर यह तकनीक सफल होती है तो इसके समाज पर बहुत गहरे और पेचीदा प्रभाव होंगे। सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि क्या अमरता वाकई इंसानों के लिए अच्छी होगी? यदि क्रायोनिक्स द्वारा लोग अनिश्चित काल तक जीवित रह सकते हैं तो इसका क्या मतलब होगा समाज के लिए? मान लीजिए अमीर और शक्तिशाली लोग इस तकनीक का लाभ उठाकर सदियों तक जीवित रह सकते हैं, तो इससे समाज में असमानता और बढ़ेगी। केवल वही लोग क्रायोनिक्स की सेवाएं ले सकेंगे जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में क्रायोनिक्स की कीमत $28,000 से $2 लाख तक होती है, जो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। क्या यह इंसानियत के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होगा? क्या ऐसा नहीं होगा कि समाज में दो तरह के लोग होंगे, एक जो मर सकते हैं और दूसरे जो हमेशा जीवित रह सकते हैं? इससे समाज में अमीर गरीब के बीच का अंतर और भी गहरा हो सकता है। अब बात करते हैं क्रायोनिक्स के अलावा अन्य तकनीकों की जो अमरता की दिशा में काम कर रही हैं। दरअसल क्रायोनिक्स अमरता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका नहीं है। वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ इस दिशा में कई और उपायों पर भी काम कर रहे हैं जो मृत्यु को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे प्रमुख तकनीक है डिजिटल इमॉर्टैलिटी यानी डिजिटल अमरता। इस तकनीक में हमारी यादों, विचारों और व्यक्तित्व को डिजिटल रूप में संरक्षित करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए हमारे ब्रेन की सभी सूचनाओं को कंप्यूटर में अपलोड किया जाएगा और हम एक डिजिटल अवतार के रूप में जी सकेंगे। आज कई टेक कंपनियां इस दिशा में रिसर्च कर रही हैं और इसे माइंड अपलोडिंग भी कहा जाता है। एक और तरीका है जीन एडिटिंग और टेलोमियर एक्सटेंडिंग। इसके तहत वैज्ञानिक हमारे डीएनए और जीन को इस तरह से एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाए या उसे पूरी तरह से रोका जा सके। क्रिस्पर Cas9 जैसे जीन एडिटिंग टूल्स ने इस दिशा में कई आश्चर्यजनक परिणाम दिखाए हैं। तीसरा तरीका है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और बायोनिक बॉडी पार्ट्स। अगर हमारे शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे आर्टिफिशियल अंगों से रिप्लेस किया जा सकता है जो शरीर के असली अंगों की तरह ही कार्य करेंगे। इस दिशा में रोबोटिक्स और जैविक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति हो रही है। इसका मतलब यह है कि क्रायोनिक्स के साथ साथ कई अन्य तकनीकें भी अमरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अगर क्रायोनिक्स सफल न भी हो तो संभव है कि इनमें से कोई अन्य तकनीक मृत्यु को मात देने में सक्षम हो। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या इंसान को अमर होना चाहिए? और अगर हां, तो यह समाज और मानवता के लिए अच्छा होगा या नहीं? तो दोस्तों, क्रायोनिक्स का कॉन्सेप्ट जितना अद्भुत है उतना ही विवादास्पद और चुनौतीपूर्ण भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान, नैतिकता और समाज के हर पहलू को छूता है।
जहां एक ओर यह तकनीक अमरता का सपना देती है, वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक असमानता, नैतिकता और कानूनी अधिकारों से जुड़े कई प्रश्न खड़े करती है। आज क्रायोनिक्स एक महंगा, अनिश्चित और विवादास्पद विकल्प है, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस उन्नत होगी, यह मृत्यु के खिलाफ इंसानी जंग का एक अहम हथियार बन सकता है। हालांकि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। इसलिए क्रायोनिक्स न केवल विज्ञान की एक रोचक खोज है, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है, मृत्यु के खिलाफ मानवता की उस अंतहीन जिज्ञासा और जिद की, जो हर कठिनाई को पार करके जीवन को और भी बेहतर और लंबा बनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या हम एक दिन मृत्यु को मात दे सकेंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। हमारी दुनिया कैसे खत्म होने वाली है जानने के लिए राइट साइड वाली वीडियो को देखें। तब तक के लिए बाय।